गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट टॉपिक्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो क्रक्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद मेरी मंशा है कि मैं हायर एजुकेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले क्रक्स देख लेते हैं इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगला जब वीडियो आएंगे हायर एजुकेशन पर तो वो और ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। ठीक है मित्रों, तो समय को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग इसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है किस प्रकार से स्कूल एजुकेशन में इस एजुकेशन पॉलिसी में बात किया है और फिर हायर एजुकेशन में किस प्रकार की बातें हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में आप देखेंगे कि 1968 ईस्वी में कोठारी कमीशन आया था। हम इसके पास्ट में नहीं गए हैं, नहीं तो हम लोग और इसका शिक्षा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है भारत में, तो उस पर हम लोग इतिहास के मॉडर्न इंडिया में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो 1968 ईस्वी से अगर बात करें तो कोठारी कमीशन आया था और जो आज बहुत चर्चा का विषय है कि 6% GDP का शिक्षा में खर्च होगा, ये कोठारी कमीशन के समय में ही था। कोठारी कमीशन सिर्फ इतना सा नहीं था, कोठारी कमीशन पहली बार जो है स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया कि कोठारी कमीशन से पहले कि स्त्रियां मैथ और साइंस इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ने में सक्षम होगा, वैसा कोठारी कमीशन नहीं माना। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं पैराडिग्म शिफ्ट था, जिससे कोठारी कमीशन ने जो कहा कि स्त्री लोग जो है चाहे वो साइंस हो मैथ हो हर चीज़ पढ़ सकता है। तो खैर उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे कोठारी कमीशन के बारे में। उसके बाद आइए तो हम लोग देखेंगे 1986 ईस्वी में जो शिक्षा नीति आया उसको नई शिक्षा नीति के नाम से जाना गया। ठीक है, और उसी में 1992 ईस्वी में सुधार हुआ और अब आज का जो शिक्षा नीति जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे वो 34 साल के बाद अभी आया है, जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट करता कौन है, कौन बनाया है, कमेटी का हेड कौन था, तो ये कस्तूरी रंगन है। कस्तूरी रंगन आपको ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इसरो का चीफ भी रहा है। और तो कस्तूरी रंगन का जो ड्राफ्ट है वो बहुत ही बड़ा ड्राफ्ट था, उसमें कई सारे जो है केंद्र सरकार ने परिवर्तन किए और कुछ नए लगाए। तो खैर उस पर अभी डिटेल चर्चा हम लोग नहीं कर रहे। तो ये है कि कस्तूरी रंगन जो है इस नई शिक्षा नीति का क्या था, अध्यक्ष था, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बना था, ये बात याद रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आया इस एजुकेशन पॉलिसी में यह निकल के आया कि पहले यह जो मंत्रालय होता था जिसके अंदर शिक्षा आता था, एजुकेशन आता था, HRD मिनिस्ट्री का आता था। ठीक है, और अब वो कहलाएगा शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अभी का शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात किए, शिक्षा पर 6% ऑफ GDP की बात किया है। ये सदियों से ऐसा प्रावधान था, पॉलिसी में था हमारे यहाँ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। अब देखना है कि नया शिक्षा पॉलिसी में क्या 6% ऑफ GDP का प्रयोग होता है, इतना धन मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में या नहीं, वो देखने की बात है। ठीक है, चलिए ये शिक्षा पद्धति जो है SDG के प्लान से भी प्रभावित है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसको गोल 4 भी कहा जाता है, ये इस पर भी आधारित है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो उद्देश्य है, जिस चीज़ को अचीव करना चाहता है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने कहा है कि स्कूल एजुकेशन में, हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, माने बच्चे की दाखिला हो और वो छोड़े नहीं। ठीक है, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% तक पहुंचाने का इसमें क्या किया है, एक प्रकार से प्रावधान किया है 2030 तक में। अभी जो ये 100% की बात कर रहा है, अभी वर्तमान फिलहाल 56 पॉइंट समथिंग है, उसको 100% तक हम ले जाएंगे 2030 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये स्कूल एजुकेशन हो गया। अब देखिए हायर एजुकेशन में 50% GER लेके जाना है। ठीक है, 2035। ठीक है, तो इसमें देखना ये जो 50% की बात कर रहा है और वर्तमान में जो है 26 पॉइंट समथिंग है।
तो लगभग दोनों जगह आप लोग देख रहे हैं, हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन दोनों में देख रहे हैं, लगभग डबल करने की कोशिश किया गया है, प्रावधान किया गया है इस जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में। ठीक है, 3 भाषा है ना, 3 भाषा का सिद्धांत इसमें पुनः लेके आया है। ठीक है, और अब देख लीजिए यहाँ पे 3 भाषा का सिद्धांत तो है, लेकिन आंध्र प्रदेश इसका अपवाद है। आंध्र प्रदेश सरकार पहले से ही ये घोषित कर दिया है कि उसके यहाँ जो पढ़ाई का जो मीडियम होगा वो अंग्रेजी ही होगा। तो अगर अपवाद का क्वेश्चन पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए वो इसमें डिफाइन किया गया है कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट होना चाहिए। हालांकि अभी न तो भारत में, और अगर बात करें बिहार में तो बिहार की स्थिति और भी खराब है, वहाँ पे एक टीचर पर इससे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 1:30 और 1:25 अगर स्टूडेंट जो है उस किसी कैटेगरी में है या तो डिसेबल कैटेगरी में है, उसके लिए जो है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड है, वहाँ पे और भी मतलब कम होगा क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो 1:30/1:25। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे मित्रों। अब आपको जो है सिलसिलेवार ढंग से आपको इस पॉलिसी में हम बताएंगे कि किस प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी स्कूल तक होगा, सेकेंडरी तक होगा, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसी प्रकार देखते रहिए, आगे देखेंगे स्कूल एजुकेशन का जो अभी का जो सिस्टम था, अब था ही बोला जाएगा क्योंकि अब तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 10+2 था, अर्थात 12 साल की पढ़ाई था। ठीक है, अब का जो एजुकेशन पॉलिसी आएगा और होगा वो हो गया 5+3+3+3। और यहाँ पे जब देखेंगे, सॉरी ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, तो आप लोग देख लीजिए ये टोटल होंगे 15। पहले 12 साल, अब 15 साल। कैसे होंगे 15 साल उसको देखेंगे, समझिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि फाउंडेशन स्टेज, सबसे पहला जो स्टेज होगा स्कूल का वो फाउंडेशन स्टेज होगा। तो फाउंडेशन स्टेज को कैसे, आप ये देख लीजिए 5 ईयर, तो 5 ईयर्स में बांटा हुआ है, 5 ईयर लगेगा फाउंडेशन कोर्स में। उसमें भी उसको 2 भाग में काट करके देखिए कि एक तो 3 ईयर्स वाला और एक 2 ईयर्स वाला। तो 3 ईयर्स अब जो है वो आंगनबाड़ी, आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, तो आंगनबाड़ी की अब जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ने वाला है। हालांकि इस पर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आंगनबाड़ी की शिक्षिका या शिक्षक वहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार है, क्या वो टेक्निकली साउंड है। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये जानिए कि 3 साल जो बच्चे पढ़ेंगे, जिसका उम्र होगा 3 से लेकर के 6 साल, 3 से लेकर के 6 साल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, ये आंगनबाड़ी में जाएंगे, 3 साल तक पढ़ेंगे। अब उसमें एक नया चीज़ भी लेके आया, पहले मिड डे मील मिलता था, अभी उसमें ब्रेकफास्ट इत्यादि भी देने की कोशिश किया गया है। ये जो टर्म लेकर के आया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE, ये टर्म इसलिए आया है कि शिक्षाविदों का मानना है कि बच्चे का जो ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा 6 वर्ष से पहले विकास होता है। इसीलिए यहाँ पे अपना तो स्थानीय लैंग्वेज की भी बात किया गया है और उसके लिए ब्रेकफास्ट इत्यादि की भी व्यवस्था किया गया है मिड डे मील के साथ। तो अब अच्छा लग रहा होगा, समझ रहे होंगे कि हो क्या रहा है नया चीज़ में। तो 3 साल में आप लोग ये देख लीजिए, और ये 3 साल जो शुरू का 3 साल है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया गया है। वहाँ खेलने का, दूसरे से इंटरेक्शन करने का पूरा प्रावधान किया है बच्चे के लिए। कोई एग्ज़ाम नहीं है बच्चों के लिए, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं फ्री ऑफ माइंड जाएगा और वो कुछ सीख करके आएगा और विभिन्न प्रकार का इंटरेक्शन आपस में करेगा, वो टीचर्स के साथ, अपने साथी के साथ। ठीक है, तो आप लोग वो देख लिए 3 साल। और ये जो 2 साल अगला होगा वो होगा 1st और 2nd क्लास के लिए। ठीक है, जिसका एज ग्रुप होगा 6 से 8 ईयर्स का एज ग्रुप होगा। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ समझ में आ गया, इसको बोले फाउंडेशन स्टेज। और जब हम दूसरा स्टेज में हम आते हैं, देखेंगे प्रीपरेटरी स्टेज, अगला स्टेज इसमें है, ये आप देख लीजिए, ये फिर 3 ईयर का सिस्टम है, 8 to 11 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्लास 3rd, 4th, 5th। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को बताना चाहूँगा कि 5 क्लास तक जो है, 5th क्लास तक स्थानीय भाषा को बिल्कुल मानने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि भारत में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की संख्या कम नहीं है। ठीक है, तो खैर इसमें यह जानिए कि 1 से 5th क्लास तक में स्थानीय भाषा या मदर टंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इंग्लिश जो है स्वैच्छिक रहेगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं रहेगा।
तो ये प्रिपरेटरी स्टेज में आप लोग देख लिए। उसके बाद आप जाइए मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में आप आइएगा तो आपको मिलेगा 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा। तो स्वाभाविक बात है 11 ईयर्स तक यहाँ था, 11 से 14 साल तक का यहाँ रहेगा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे मिडिल जो है स्टेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे डाइवर्सिटी लाने की कोशिश किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि यहीं से बच्चा कंप्यूटर कोडिंग करने लगेगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्स का प्रारंभ यहाँ से हो जाएगा, जैसे कि वोकेशनल कोर्स कारपेंट्री, फिशरी, गार्डनिंग। तो ये सारे जो है यहाँ पे एक और व्यवस्था है, जैसे कि 10 डेज नो बैग, बच्चे बैग लेकर के नहीं जाएंगे स्कूल। तो क्या करेंगे, वोकेशनल कार्य में इन्वॉल्व होंगे, वो कुछ चीज़ से सीखेंगे। मित्रों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है भारत में। अगर इसका भारत का इतिहास अगर देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल पहले ही कहीं न कहीं जो है कई सारी योजनाओं में किया गया है। वोकेशनल कोर्स के बारे में बात किया गया था, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सफलीभूत नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोग जब एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति पढ़ेंगे भारत का औपनिवेशिक काल में, तब देखिएगा ये सारी बातें जितना हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री वाला, ये इंग्लिश का जो वर्नाकुलर लैंग्वेज इत्यादि की बातें हैं पहले। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी बात करना है हमको एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, तो हम यहाँ पे इस पर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पे करने लगेंगे 6ठी कक्षा के बाद, वोकेशनल कोर्स मिलेगा यहीं से। ठीक है, अब आइए सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा। सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक का स्टूडेंट जो है इसमें पढ़ेंगे, और इसका एज ग्रुप होगा 14 से 18 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं कि इंटर में जो मैथमेटिक्स लोग लेते हैं उसको इतिहास पढ़ने की आज़ादी नहीं है, या जो इतिहास और सोशल साइंस या कोई सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको फिर जो है केमिस्ट्री पढ़ने की आज़ादी नहीं है। लेकिन यहाँ अब व्यवस्था किया गया है जो है कि आप जो है वो चुन सकते हैं, रुचि के अनुसार से विषयों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गया है आपके लिए कि विषय के चुनाव जो है रुचि के अनुसार से होगा। ठीक है, और साथ साथ में एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है, जो पहले एक बार होता था, जिससे स्टूडेंट को बोझ लगता था कि एक बार में क्या होगा, कितना परसेंटेज आएगा, तो एग्ज़ाम एक प्रकार का फोबिया हो गया था। लेकिन अब नहीं, अब एग्ज़ाम जो है 2 सेमेस्टर में हो रहा है। ठीक है, 2 सेमेस्टर में हो रहा है, तो अगर कभी एक एग्ज़ाम एक सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ हो गया तो दूसरे सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करने का उसको बिल्कुल मौका मिलेगा। तो इस प्रकार का कुछ सुधार और चेंजेस करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, NCERT अब नया सिलेबस बनाएगा। ठीक है, और अब जो है रटन विद्या, जो रोट लर्निंग है, उसके स्थान पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग जैसा लर्निंग की व्यवस्था किया जाएगा कि किस प्रकार से आप नए ढंग से चीज़ों को सोच सकते हैं, अच्छा से उसको समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद जो है फॉरेन लैंग्वेज का भी व्यवस्था इसी सेकेंडरी स्टेज में कर दिया गया है। और लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि शायद पहले के ड्राफ्ट में चाइनीज लैंग्वेज रहा होगा, लेकिन अभी का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें चाइनीज लैंग्वेज को हटा दिया गया है। ठीक है, और अब जो TET का जो बात होता है, TET हम लोग जो देते हैं, अब TET का हर लेवल पर एग्जाम होगा, चारों लेवल पर TET का एग्जाम होगा। तो आप देख लीजिए 4 लेवल है, चारों लेवल पर TET का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि नए शिक्षा पॉलिसी में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, और ये गुंजाइश है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है ये शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा नीति आपको एक माने शिक्षा की बढ़ोतरी में कारगर साबित होगा। चलिए, अब सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम लोग ग्रेजुएशन को देखेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वहाँ देखिए कि ग्रेजुएशन जो अभी होता है मित्रों, आप लोग को सबको पता है ग्रेजुएशन 3 साल का है, लेकिन अब ग्रेजुएशन का जो ये हो गया है कार्यक्रम 4 साल के लिए हो गया है। 4 साल कैसे काम करेंगे उसको अब देखिए। तो ये 4 इयर्स का 4 यानी कि 4 साल के लिए 4 सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग। कैसे हैं, अगर आप 1 साल करते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आप नाम लिखाते हैं, BA में या BSc में नाम लिखाते हैं और 1 साल आप पढ़ते हैं, कंप्लीट 1 साल, तो 1 साल के लिए आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहा जाएगा। और अगर 3 साल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री कहा जाएगा। आज जो 3 साल है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल करेंगे तो। फिर आप पूछेंगे चौथा साल किस लिए है, तो चौथा साल उन छात्रों के लिए है जो आगे चल के एकेडमिक फील्ड में आना चाहता है, एजुकेशनल फील्ड में आना, एजुकेशन प्रोफेशन में आना चाहता है।
ठीक है, तो वो रिसर्च करेंगे। जैसे देखिए ये चौथा साल जो है 4 साल अगर आप पढ़े तो ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, और इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़ायदा होगा, अभी हम लोग तुरंत बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लें, ग्रेजुएशन में यहाँ पे एक बात आ गया है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। तो आपने सेकेंडरी एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी आप देख चुके थे कि वहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हम समझाए थे कि रुचि के अनुसार से कोई भी छात्र जो है अपना सब्जेक्ट चुन सकता है, ये सब्जेक्ट रुचिकर हो जाएगा। और अब जो है सोशल साइंस, साइंस के साथ साइंस, सोशल साइंस के साथ जो है कन्वर्ज हो सकता है, वो आप देख चुके थे सेकेंडरी एजुकेशन में। यहाँ पे एक नया चीज़ क्या आया, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री मतलब क्या, अब देखिए कोई छात्र अगर 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है और अगर किसी कारण से अगर वो 1 साल के बाद वो पोस्टपोन करता है, अपना क्लास पढ़ना जारी नहीं रख पाता है, तो 1 साल के बाद पुनः जब वो आएगा कॉलेज में तो फिर उसको ये 1 साल वाला कोर्स नहीं करना पड़ेगा, अब उसको यहाँ से डिप्लोमा से प्रारंभ करेगा वो। तो ये तो मल्टी एंट्री हो गया। और अभी क्या होता है, अभी एक बार अगर आप 1 गो में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए ग्रेजुएशन और अगर 5 साल बाद आते हैं तो उसका कोई आपको वेटेज नहीं दिया जाता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझना है। लेकिन अब जो है आपको जितना दूर तक आप पढ़ाई कर चुके हैं उतना आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन 1 ईयर कम से कम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इन बिटवीन में नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख लिए मल्टी एंट्री समझ गए, और मल्टी एग्जिट भी वही बात हो गया कि जैसे मान के चलिए हम अभी हमको किसी का यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, हम रिसर्च सेक्टर का नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर गए, डिग्री लेकर के हम एग्जिट कर लिए, 3 साल में हम डिग्री ले लिए, एग्जिट कर लिए, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हमको जो है एजुकेशन प्रोफेशन में तो ज़्यादा अच्छा चार्मिंग दिख रहा है, तो वो अगर करना चाहे तो देखिए अगर पहले की स्थिति में वर्तमान स्थिति में जो हो रहा था बहुत मुश्किल होता था उसको, तो यहाँ पे वो आ जाएगा तो चाहे तो वो 1 साल का रिसर्च का कोर्स भी कर सकता है वो। ठीक है, तो आगे चल करके उसको जो इस प्रोफेशन में इजी हो जाएगा। और अगर मान लिया अगर वो यहाँ नहीं कर पाए तो पीजी में भी उसके लिए प्रावधान कर दिया गया। वो कैसे क्या, वो देखिए। अब यहाँ पे प्रावधान क्या किया, ग्रेजुएशन को समझे तो पीजी को उसी से कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। जो लोग ये रिसर्च का कोर्स करेगा यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए पीजी 1 साल के लिए मात्र होगा। ठीक है, और जो लोग मात्र 3 साल से के बाद छोड़ देगा उसके लिए स्वाभाविक रूप से 2 साल यहाँ पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अभी भी वही व्यवस्था था, BA + MA = 5 ईयर्स, और अभी भी वही व्यवस्था है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन = 5 ईयर्स। ठीक है मित्रों, तो कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री की बात हुआ है। और अभी का जो टीचर एक प्रकार से कहें रिजल्ट का जो बात होता है, तो रिजल्ट में इन्वॉल्वमेंट होगा, खुद टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा, खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन में। ये सारे इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होगा कि वहाँ पे इथिक्स डेवलप होगा, टीचर के प्रति लोगों के, स्टूडेंट का जो बिहेव है आए दिन देखने के लिए मिला है कि अब पहले जैसा गुरु शिष्य की बात नहीं होता है, वो अब पुनः लाने की कोशिश किया गया। क्योंकि असेसमेंट जब टीचर करेगा, ठीक है, उनका दोस्त करेगा तो दोस्त के साथ भी उसका अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इथिक्स की व्यवस्था सोशली बनाने की कोशिश किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो हमको लगता है आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं मित्रों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी जो है आमंत्रित किया गया है, उसको भी मौका मिलेगा कि भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी आए। तो क्या सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया के जो सबसे टॉप 50 होंगे वो भारत में आएंगे। तो प्रश्न आपके लिए ये भी उठता है, क्या ये पहली बार प्रावधान किया गया है? ये भी बात नहीं है। मनमोहन सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में बुलाया था, लेकिन उस समय ये व्यवस्था किया गया था कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में आएंगे, एजुकेशन देंगे, उसको जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में 50 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। और यही वजह था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन इस बार सिक्योरिटी मनी जैसी कोई बात नहीं है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ भारत में ही भारत के लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट है। ठीक है, आइए और अब जो हायर एजुकेशन में बात किया गया है वो क्या किया गया अगला, कि एटलीस्ट एक जिला में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अभी तो भारत में कई ऐसे ज़िले होंगे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है ही नहीं,
कहीं कहीं तो 2-4 जिला मिलकर के एक यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगा। ठीक है, भाषा के प्रश्न पे वही बात है, स्थानीय भाषा इंडियन लैंग्वेज को प्रायोरिटी पर रखा गया है। ठीक है, और अब एक नया व्यवस्था क्या किया गया है कि हम लोग पहले पीएचडी करने के लिए, कि जैसे लोग पीजी करते थे उसके बाद पीएचडी के बीच में एक व्यवस्था था एमफिल, जिससे लोग एक्लिमेटाइज हो जाए कि वो पीएचडी कैसे करे, थीसिस कैसे लिखे, क्या रिसर्च में करना है, इसके लिए बीच में कोर्स था एमफिल का। अब एमफिल को हटा दिया गया है, क्योंकि माना गया है कि एमफिल करने के दौरान जो है समय की बर्बादी होता है। उससे अच्छा है कि हम लोग तो यहाँ पे चौथा ईयर में रिसर्च के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर होगा कि आगे पीएचडी डायरेक्ट कर लिया जाए, इसलिए एमफिल को हटा दिया गया है। और अब जो है बीएड जो होता था पहले 3 साल का होता था, अब बीएड को इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स का कर दिया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एमफिल समाप्त हायर एजुकेशन में, बीएड जो है 4 साल का हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है। अब मित्रों हम लोग देखेंगे कि गवर्निंग बॉडी इसका क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कंट्रोल करेगा पूरा एजुकेशन पॉलिसी पर। शिक्षाविदों विद्वान जनों का मानना है कि यह जो एजुकेशन पॉलिसी है कहीं न कहीं केंद्रीकृत ज़्यादा हो गया है। हम देखेंगे किस प्रकार से केंद्रीकृत हुआ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे HECI हेकी का। हेकी क्या है? एक अम्ब्रेला रेगुलेटर है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला रेगुलेटर है। मित्रों यूँ कहें अम्ब्रेला रेगुलेटर कि मतलब जितने भी एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत में है सब इसके अधीन हो जाएगा। अभी आप लोग देखते होंगे अलग अलग एग्जिस्टेंस देखते होंगे, यूजीसी का, टेक्निकल एजुकेशंस का, सारे इसके अधीन हो जाएंगे। और हेकी के अधीन जितने भी इसके अनुशंसी जो अंग होंगे वो सभी वर्टिकल होंगे, मतलब सब उसके हेकी के अधीन ही होगा। मतलब एकीकृत व्यवस्था है हेकी, और उसी के अधीन सारा एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखने के लिए एक बात है कि इसके अधीन अपवाद है कि लॉ जो है, लॉ और मेडिकल जैसी शिक्षा जो है हेकी के अधीन नहीं आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, इसको जो है याद रखिएगा कि लॉ, कानून और चिकित्सा का जो पढ़ाई होगा वो हेकी के अधीन से नहीं होगा, बाकी सारा काम हेकी करेंगे। ठीक है, पूरा अम्ब्रेला रेगुलेटर हो गए वो। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्निंग बॉडी का जब हम बात करें तो यहाँ पे बात किया गया है लाइट बट टाइट का, कि किसी भी व्यवस्था को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, तो उसके लिए एक पॉलिसी लाया है लाइट बट टाइट। इसकी हम आगे हायर एजुकेशन का जिस वीडियो में पढ़ेंगे वहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर देखिए तो जो व्यवस्थाएं बनेगा, डिपार्टमेंट बनेगा इसके दिन, तो उसमें कैसा बनेगा कि सिलेबस बनाने वाला एक अलग डिपार्टमेंट होगा, गवर्निंग बॉडी अलग होगा, फिनेंशियल एक्टिविटी देखने वाले अलग होंगे और रिसर्च देखने वाला अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस कराता है कि ये जो चीज़ें हैं वो केंद्रीकृत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक व्यवस्था देखिए जहाँ पे आप बात करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है रिसर्च करने के लिए, चाहे वो सोशल साइंस में या साइंस में या टेक्निकल एजुकेशन में, यहाँ से फंडिंग होगा, यहीं से उसका जो है क्राइटेरिया तय होगा। तो अब ये भी देख लीजिए, ये भी एक प्रकार से केंद्रीकरण जो गवर्निंग बॉडी है उसका एक हिस्सा है। और आगे चल के देखेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा हायर एजुकेशन में या एजुकेशन में, आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात किया गया है कि कोई भी छात्र जो जितना पढ़ेगा उसका क्रेडिट उतना जमा रहेगा और आगे उसका फ़ायदा वो ले सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम, जो कि राष्ट्र स्तर पर होगा, देश स्तर पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पैराडिग्म शिफ्ट करने की कोशिश किया गया है कि ग्रेजुएशन का जैसे अभी क्या है कि ऑटोनोमस कॉलेजेज अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो है एप्लीकेशन लगाए जाते हैं एडमिशन के लिए। अब जो इस पॉलिसी में बात की गई है ये पूरा ओपन कर दिया गया है, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा जिसका नाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में। लेकिन मित्रों यहाँ पे देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आखिर होगा कैसे, क्या इसका रूप ले रहा है, क्योंकि कई सारे ऑटोनोमस कॉलेजेज हैं तो वो लोग तो खुद ही चाहते हैं कि अपने हिसाब से सारा काम करें। तो खैर देखना बाकी है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आगे इसकी बात किया गया है कि फैकल्टी एवं इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उसको ऑटोनोमस बना दिए जाएंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे उसका एक पहल किया गया है कि 15 साल के अंदर जो भी एफिलिएशन होगा
कॉलेजेस इत्यादि का, उसका एफिलिएशन को हटा दिए जाएंगे। वो अपने करिकुलम, अपने फिनेंस इत्यादि सारी व्यवस्थाएं खुद ही देख पाएंगे। तो खैर यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एफिलिएशन हटाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन किस प्रकार से हटाए जाएंगे, कैसे ऑटोनोमस बनेगा, क्या तरीका अपनाए जाएंगे, वो सारे अभी आने बाकी है इम्प्लीमेंटेशन का खास करके। तो मित्रों, जिस प्रकार से आप लोग हायर एजुकेशन में देखे हैं और इसके जो स्कूल एजुकेशन को आप लोग देखे हैं, तो इससे यहाँ तक एक बात पता चलता है कि जो केंद्र सरकार इस बार के नए एजुकेशन पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश किया है। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से धरातल पर ये उतरेगा ये अभी आना बाकी है। मित्रों, इसके पहले कि हम वीडियो समाप्त करें, आपके लिए कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि क्या यह एजुकेशन पॉलिसी अति केंद्रीयकृत हो गया है, क्या एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ पे केंद्र जो है निर्धारित कर रहा है, और अगर केंद्र निर्धारित कर रहा है तो दूसरा प्रश्न ये होगा कि एजुकेशन शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, फिर राज्यों का जो है राज्यों के अधिकार का हनन क्यों किया गया और राज्यों से क्यों नहीं लिया गया कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था उसके अपने राज्य में हो। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि केंद्रीयकृत का समस्या, समवर्ती सूची का समस्या है। उसके बाद पुनः हम लोग देखते हैं कि ठीक है, पैराडिग्म शिफ्ट करने की कोशिश किया गया है, कई क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश किया गया है, जैसे यूजीसी को हटा करके HECI इत्यादि बनाना, करिकुलम को पूर्णतः 10+2 से 5+3+3+4 कर दिया जाना, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात करना। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रैक्टिकल जो धरातल पर वो उतरेगा, उसका प्रावधान अभी तक तो दिखा नहीं है। लेकिन हाँ, आशा करते हैं कि भारत सरकार जिस हिसाब से इस पॉलिसी को बनाया है उसी हिसाब से धरातल पर उतारने का प्रयत्न भी करेंगे। तो चलिए, वो पॉजिटिव हम लोग सोच के चलते हैं। उसके बाद हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं। पॉलिसी में हमने जिस प्रकार से बातें किया है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, या तो आंगनबाड़ी की समस्या हो, हर जगह आपको आधारभूत संरचना की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास आधारभूत संरचना का बहुत ही शॉर्टेज है, कमी है। और ख़ासकर यदि हम इसकी बात करें कि शिक्षकों की संख्या, तो ये तो बहुत ही मतलब डायर नीड है, नीड ऑफ हार्स है। जब तक शिक्षक नहीं होंगे, वो भी क्वालिफाइड शिक्षक नहीं होंगे, वो तो शिक्षा, तब फिर शिक्षा पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना या तो शिक्षा में अच्छा करना, दोनों ही बात जो है अधूरा साबित होगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा, वो भी क्वालिफाइड शिक्षकों की। क्योंकि आज भी आप देखेंगे आंगनबाड़ी में हमने इतना बड़ी बात किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात किया है, तो वहाँ पे अभी आपको जो है उस लेवल की शिक्षिका नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ा पाए। तो मित्र, ये सारी जो बातें हमारे मन में उठ रहा था, मैं आपके सामने प्रकट किया हूँ। एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने के समय में इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और इसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।